नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग एसी फंडामेंटल चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग संधारित्र प्रतिघात को पिछले लेक्चर में संधारित्र प्रतिघात के बारे में पढ़े थे। सबसे लास्ट टॉपिक यही था हमारा पिछले लेक्चर में, जिसमें हम लोग XC बराबर 1/2 FC या XC बराबर 1/ωc यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आइए इसके आगे का टॉपिक आज देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले जितने भी लेक्चर हम लोग कवर किए हैं एसी फंडामेंटल में, उसमें हम लोग सबसे पहले एक एक एलिमेंट को किसी वोल्टेज स्रोत के साथ, एसी वोल्टेज के साथ लगा के उसमें जो है वोल्टेज और धारा के बीच में क्या रिलेशन है, उसमें पावर कंजम्पशन क्या है और वोल्टेज और धारा के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, उसको अभी तक हम लोगों ने एक एक एलिमेंट के बारे में अध्ययन किया। अभी आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट को एक साथ लेकर उसका जो है उसमें एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो है वोल्टेज और करंट के बीच क्या फेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जिसको हम लोग कालांतर बोलते हैं। और उस परिपथ में जिसमें दो एलिमेंट लगा है उसमें पावर कंजम्पशन क्या होगी, इसके अलावा परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, शक्ति गुणक क्या होता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो एलिमेंट श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R और L, अर्थात एक प्रतिरोध और एक इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इसके क्रॉस V बराबर Vm साइन ओमेगा t मान का एक AC वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जिसके कारण इसमें I बराबर Im साइन ओमेगा t प्लस फाई वैल्यू का एक करंट फ्लो कर रहा है। अभी ये करंट ऐसा क्यों लिखा हुआ है सभी हम लोग अभी समझेंगे। तो इसका थ्योरी देख लेते हैं। यदि किसी परिपथ में एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ऐसे परिपथ को श्रेणी RL परिपथ कहते हैं। अर्थात यदि R और L श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसको RL श्रेणी परिपथ कहते हैं। RL श्रेणी परिपथ में AC वोल्टेज लगाने पर AC वोल्टेज और धारा का व्यवहार, यानी जब हम लोग इसमें जो है AC वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इस परिपथ का कैसा व्यवहार होगा, इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता तथा धारा में कोई कलांतर नहीं होता है, अतः शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का फेजर डायग्राम निम्नवत होगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी लेक्चर हम लोग पीछे पढ़े हैं, पिछले वाले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिरोधी परिपथ में जो है क्या होता है, वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अर्थात जिस दिशा में वोल्टेज होगा उसी दिशा में करंट भी होगा। तो ये रहा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का फेजर डायग्राम। और इसके अलावा हम लोग दूसरा क्या पढ़े थे, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। इसी प्रकार किसी शुद्ध प्रेरक परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात इंडक्टिव परिपथ में क्या होता था, वोल्टेज का जो है मान वो धारा से 90 डिग्री लीड करता था, जिसका फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार होता था। यहाँ देख सकते हैं VL जो है IL से 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों एलिमेंट का अलग अलग फेजर डायग्राम देख चुके हैं। अब इन दोनों को एक साथ एक ही प्लॉट पर खींचेंगे तो किस प्रकार का फेजर डायग्राम बनेगा, इसको देखते हैं। जब दोनों ही फेजर डायग्राम को एक ही प्लॉट पर हम लोग लेते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का जो है फेजर डायग्राम बनता है RL सर्किट का। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यदि परिपथ RL श्रेणी प्रकार का होगा तो अग्रवत बने दोनों फेजर डायग्राम को एक साथ लेने पर, अर्थात जब RL परिपथ एक साथ R और L एक ही परिपथ में जुड़े हो तो उन दोनों फेजर डायग्राम, ये वाले जो दोनों फेजर डायग्राम हैं यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ जब ले लिया जाए तब देखिए कुछ इस प्रकार का RL परिपथ के लिए फेजर डायग्राम बनता है। यहाँ देख सकते हैं ये VR हो गया और ये धारा हो गया। देखिए श्रेणी परिपथ में दोनों ही एलिमेंट में क्या होता है, धारा सेम दिशा में होती है, और सेम दिशा में
एक ही प्रवाहित होती है। देखिए, जितना धारा इसमें यहाँ से निकलेगी इतना ही करंट इसमें जाएगी और इतना ही करंट इसमें जाएगी, इतना करंट इसमें जाएगी। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक एलिमेंट में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि करंट तो सब में सेम होता है। इसीलिए हम लोग श्रेणी परिपथ में जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं श्रेणी परिपथ के लिए, उनके वोल्टेज के बीच डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR, और इसी से 90 डिग्री आगे जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लेंगे। यहाँ पर VL से लिखे हैं इसको। और इन दोनों का जो देखिए ये सदिश निरूपण है, फेजर डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं और फेजर डायग्राम का योगफल कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर दो सदिश हैं उसका योगफल कैसे ज्ञात करते थे हम लोग। एक सदिश का जो टेल होता था उसको पहले खींच के यहाँ हेड तक लाते थे, ये इसका हेड हो गया। अब इसके हेड से दूसरे सदिश का टेल जोड़ते थे। देखिए, ये VL वेक्टर है, इसका टेल पहले वाले के हेड पे रखेंगे और खींच देंगे। और फिर जब टेल से टेल और हेड से हेड जो मिलता है वो इन सदिशों का क्या होता है, परिणामी होता है। इस तरीके से देखिए, यहाँ VR, VL और V के बीच जो है ये फेजर डायग्राम खींचा गया है। तो V क्या है, इन दोनों वेक्टर का योग है। ठीक, जहाँ VR क्या है, रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और VL क्या है, प्रेरक के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। RL परिपथ का फेजर डायग्राम उपरोक्त प्राप्त होगा। यदि दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो RL परिपथ का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें VR से VL 90 डिग्री अग्रगामी होता है। VL 90 डिग्री अग्रगामी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। तथा इन दोनों VR तथा VL का सदिश योग परिपथ में आरोपित वोल्टता होगी। देखिए, ये क्या है, V जो परिपथ में हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये इन दोनों का परिणामी होगा, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए, वेक्टर V बराबर वेक्टर VR प्लस वेक्टर VL, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब इनका जो है हम लोग यदि मैग्नीट्यूड लिखें, केवल मान लें, वेक्टर नहीं, केवल उनका परिमाण लें, यानी आंकिक मान लें, तो देखिए कुछ इस तरीके से निकलता है। उपरोक्त त्रिभुज यदि इन सदिशों के परिमाणों में संबंध प्राप्त करना चाहें तो निम्नवत होगा। अर्थात ये जो तीनों वेक्टर थे, यहाँ पर तीनों वेक्टरों के परिमाण में क्या रिलेशन होगा। देखिए, V² बराबर VR² प्लस VL², ये इनके परिमाण में रिलेशन होगा। तो V² बराबर देखिए ये VR है, ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसको हम लोग IR लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये VL है, VL क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इंडक्टर में धारा क्या है, I, क्योंकि दोनों में धारा समान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और XL क्या है, इंडक्टर का इंडक्टिव प्रतिघात है, तो जो रेजिस्टेंस का काम करता है इंडक्टर के लिए। तो ये हो जाएगा IXL का होल स्क्वायर। जब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे हम लोग, तो V² बराबर क्या हो जाएगा, I² R² प्लस I² XL²। यहाँ पर I² को कॉमन ले लेंगे, तो V² बराबर क्या हो जाएगा, I² कोष्टक में R² प्लस XL²। अब इस I को हम लोग इस तरफ कर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो V² बाई I² इक्वल टू R² प्लस XL² हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो देखिए, ये दोनों का स्क्वायर है, तो इसको कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका, और यहाँ पर R² प्लस XL² बचेगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये वही इक्वेशन लिखा हुआ जो पीछे था, V/I का होल स्क्वायर बराबर R² प्लस XL²। अब इसको हम लोग V/I को क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं। अभी Z क्या है उसको मैं बताऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा V/I को लिख सकते हैं Z का स्क्वायर बराबर R² प्लस XL²।
तो जेड का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यहाँ जेड क्या है इसको समझ लेते हैं। जेड दिए गए संपूर्ण आरएल परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होता है जिसे जेड से लिखते हैं, और इस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए इंडक्टिव परिपथ के लिए उसका प्रतिरोध क्या होता था, एक्सएल होता था। कैपेसिटिव परिपथ के लिए उसका प्रतिरोध क्या होता था, एक्ससी होता था। और रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस ही आर उसका प्रतिरोध होता था। तो ऐसे ही जब दो एलिमेंट को हम लोग एक साथ लेंगे, अभी हम लोग किसको किसको एक साथ लिए, प्रतिरोध और इंडक्टर को, इन दोनों का जब संयुक्त प्रतिरोध निकालेंगे उसी को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। और जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबाधा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है, अर्थात ये जो इम्पीडेंस प्रतिबाधा जेड है उसका मात्रक ओम में लिखते हैं। इसे जेड बराबर वी बाई आई से भी लिखते हैं, और इसी से हम लोग आई बराबर वी बाई जेड यहाँ प्राप्त करते हैं। ये भी इसी का मान होता है। अब यहाँ पर प्रतिबाधा त्रिभुज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं वी एल बराबर क्या होता है, आई एक्सएल। श्रेणी परिपथ के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि श्रेणी परिपथ में सब में धारा समान होती है। और वी आर बराबर क्या होता है, आई आर। और वी बराबर क्या होता है, आई जेड। यहाँ से अभी अभी हम लोग देखे हैं, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई जेड। तो ये रहा हमारा वोल्टेज में जो अभी रिलेशन निकला था त्रिभुज से, वी आर, वी एल और वी, ये हम लोग आगे देख चुके हैं। ये हो गया त्रिभुज। इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में जो है सबका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का हमको ट्रायंगल मिलेगा। देखिए यहाँ पर उपरोक्त में सबका मान रखने पर जेड का मान रखेंगे तो ये वी बाई आई के बराबर हो जाएगा, एक्सएल का मान रखेंगे तो वी एल बाई आई हो जाएगा, और आर का मान रखेंगे तो वी आर बाई आई होगा। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जो रिलेशन इसमें होगा सो रिलेशन इसमें भी होगा। देखिए आर एक्सएल जेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज बोलते हैं। देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, प्राप्त त्रिभुज प्रतिबाधा त्रिभुज होता है। ये वाला त्रिभुज प्रतिबाधा त्रिभुज होता है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रतिबाधा के रूप में एक्सएल और आर को डिनोट करता है, निरूपित करता है। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए फिर से अगर यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जेड स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व किए थे यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि ये संबंध रिलेशन जो मिला है सही है। इसके बाद आज का अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणक। अभी शक्ति गुणक एकदम नया नया चीज़ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि शक्ति गुणक वास्तव में होता क्या है। और शक्ति गुणक आर परिपथ में भी होता था, और जो इंडक्टिव परिपथ होता था वहाँ भी होता था, और कैपेसिटिव परिपथ होता था वहाँ भी होता था। लेकिन वहाँ थोड़ा समझाने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पर जब हम लोग आरएल सर्किट पढ़ रहे हैं यहाँ थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका जो है जिक्र किया गया है कि शक्ति गुणक क्या होता है। तो आइए देखते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में लगे वोल्टेज तथा धारा के बीच बने कोण की कोज्या, कोसाइन को उस परिपथ की शक्ति गुणक कहते हैं। अर्थात यदि किसी परिपथ में हम लोग जब एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है उसी का कोसाइन अर्थात उसी का कॉस ले लेंगे, तो जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी उसी को हम लोग शक्ति गुणक बोलते हैं। अर्थात शक्ति गुणक बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, जहाँ फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ प्रतिबाधा त्रिभुज से देखिए प्रतिबाधा त्रिभुज है, इसमें हम लोग कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है, ये आर है, और कर्ण क्या है, जेड। तो कोस फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड भी होता है। अतः इस संबंध से हम कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के
प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात भी शक्ति गुणक के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जब अनुपात निकालेंगे तो वो cos फाई के बराबर होगा। अगला टॉपिक इसके बाद हमारा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर। देखिए कलांतर कैसे निकालेंगे आरएल परिपथ में, इसको सीख लेते हैं हम लोग। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में लगाए गए वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर को हम प्रतिबाधा त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबाधा त्रिभुज से कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। ये देखिए हम लोग प्रतिबाधा त्रिभुज को सबसे पहले बना लेंगे। यहाँ हमारा जो है वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिस्प्लेसमेंट था उसको लिख लिए हैं फाई। अब देखिए यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, तो tan फाई बराबर एक्सएल बाई आर। इसी से हम लोग ये फाई का वैल्यू निकालेंगे। इसी को हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan फाई को एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है तो ओमेगा एल बाई आर भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग tan फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 फाई एफ एल अपन आर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आरएल परिपथ में शक्ति को ज्ञात कर लेते हैं कि शक्ति का क्या होती है आरएल परिपथ में। तो हेडिंग हम डालेंगे आरएल परिपथ में शक्ति, पावर इन आरएल सर्किट। यदि प्रयुक्त वोल्टता का समीकरण V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है तथा प्रवाहित धारा का समीकरण I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। यहाँ माइनस फाई क्यों ले लिया गया है, क्योंकि जो परिपथ क्या है इंडक्टिव नेचर का है और उसमें रेजिस्टेंस भी है। तो जब दोनों का ग्राफ एक साथ रखेंगे तो करंट हमेशा लैग करती है। तो लैग करती है तो मान लेते हैं हम लोग 5 डिग्री से लैग कर रहा है, तो इसलिए करंट के इक्वेशन में हम लोग -5 से डिनोट करते हैं। या इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, करंट को नॉर्मल समीकरण से लिख देंगे I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को क्या लिख देंगे V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से जो लिखा हुआ इसको भी लिख सकते हैं। अब शक्ति बराबर क्या होता है, पिछले हम लोग लेक्चर में जान चुके हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, धारा का इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का गुणनफल होता है। ये स्मॉल आई और स्मॉल वी का जब गुणा करेंगे तो हमको तात्क्षणिक मान से जब गुणा करेंगे तो हमको शक्ति निकल जाता है। तो P बराबर इसका यहाँ वैल्यू रखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम वी एम को एक जगह रख लेंगे तो P बराबर हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमको मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ क्योंकि लंबा हो जाता प्रोसेस, डेरिवेशन आप लोगों को समझना नहीं है, केवल इसमें जो शक्ति क्या आएगा उसको केवल याद कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर इतना वैल्यू आएगा जब इसको यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो P बराबर वी एम आई एम कोष्टक में कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस फाई बाई 2 आएगा। जब इसको ये कोष्टक खोलेंगे तो हमारा P बराबर 1/2 वी एम आई एम कॉस फाई माइनस 1/2 वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये समय से मुक्त राशि है और ये वाला समय पर डिपेंड कर रहा है, देखिए ओमेगा टी। तो इस पूरे भाग का जो है औसत भाग, ये इसका औसत मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस भाग का इसका औसत मान 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा जो वाट मीटर होता है पूरा औसत शक्ति मापता है। तो इसको हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा P बराबर क्या आ जाएगा आरएल परिपथ में 1/2 वी एम आई एम कॉस फाई। इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ये 1/2 को हम लोग अंडर रूट 2 में दो जगह लिख लेंगे तो P बराबर हो जाएगा वी एम अपान अंडर रूट 2 और आई एम अपान अंडर रूट 2 कॉस फाई। अब इस पूरे वैल्यू को वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये वोल्टता का RMS वैल्यू है और ये धारा का RMS वैल्यू है। तो इसको P बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस फाई लिख सकते हैं।
देखिए जो हमारे घर में वोल्ट मीटर लगता है और अमीटर लगता है वो सदैव धारा के आरएमएस मान और वोल्टता के आरएमएस मान को पढ़ता है। तो सीधा सीधा हम लोग उसको लिखते हैं V और I, अतः P बराबर VI कैपिटल में रहेगा cos फाई। और यहाँ पर देखिए एक तात्क्षणिक मान होता है उसको हम लोग स्मॉल से लिखते हैं VI। तो इन दोनों में अंतर को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए यहीं तक ठीक है। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।